Hello students, today we are going to start with new chapter, that is it is our 13th chapter, organism and population. In that chapter we are going to see what are the different types of interaction within the ecosystem of the organism. तो या इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, देन उनके पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, देन कैसे ग्रोथ रेट रहता है, एंड व्हाट आर द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो विद द एनवायरमेंट. So let's we start with what is ecology. See, ecology is a study of interactions among organism and their physical environment. Ecology means what? Ecology में सब include होता है. It is the study of interaction among organisms, means organisms के बीच में जो भी interactions होते हैं वो, and organism and their physical environment. और वो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, मीन्स जिस हैबिटेट में रहते हैं, उससे क्या इंटरेक्शंस रहते हैं, दोज आर इंक्लूडेड अंडर इकोलॉजी. दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. Term ecology was first used by Ritter, but H. Haeckel gave the substance to the term ecology. Then let's we see the ecological hierarchy. Ecological hierarchy, it is the ecological grouping of organism. There are four sequential level with increasing complexity of ecological organisms. First देखिए क्या है, फोर लेवल्स है इसके इकोलॉजिकल हिरार्की के. फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्की. Then population, organism of same kind inhabiting a geographical area constitute population. Then next is a community. Several populations of different species in a particular area constitute community that interact with one another in a several ways. And fourth one is biome. Biome constitute a large regional terrestrial unit delimited by a specific climatic zone having major plant communities and the associated fauna. तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर क्या दिए, या जो भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है उसका क्या दिया है, लेवल दिया है. तो लेवल में सबसे पहले कौन आता है, ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लो. फॉर एग्जांपल लायन है समझो, तो लायन इज़ अ ऑर्गेनिज्म और वो क्या हुआ, बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल हिरार्की का, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म. देन पॉपुलेशन, बहुत सारे लायन ग्रुप में आते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन. देन व्हाट इज़ कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया. लायन के साथ और भी जो एनिमल्स रहेंगे वो सब एक साथ जिस एरिया में रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी. वो एक साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके वेज कैसे अलग अलग रहते हैं, वो सब किस में आता है, कम्युनिटी में. एंड बायो मीन्स वॉट, लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट delimited by specific climatic zone having major plant communities and the associated fauna. तो वो जिस एरिया में रहते हैं वो उसके साथ वो जितने भी प्लांट एंड फाउनाज है वो सब मिला के बायोम होता है. मीन्स पूरा जो वहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स मिला के सब क्या हुआ, बायोम. तो these are the hierarchical level of ecology. Annual variation in the intensity and duration of temperature and precipitation are responsible for formation of 6 major biomass as follows. First देखो, Arctic and Alpine tundra, then coniferous forest, temperate forest, grassland, tropical forest and desert. तो ये क्या है, 6 मेजर बायोम्स है, मीन्स जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं. तो यहाँ पर देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर बायोम्स विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. तो समझ में आए, यहाँ पर आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा मीन्स जहाँ पर बहुत सारा स्नोफॉल होता है, आर्टिक रीजन. देन कोनीफेरस, टेम्परेट फॉरेस्ट, देखो वहाँ पर ज़्यादा बायोम्स हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डेजर्ट में कम है.
तो ये क्या है, on the basis of temperature and precipitation, that is rainfall, precipitation means rainfall, तो वहाँ पर जितना भी बायोम्स रहता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. देन नेक्स्ट टर्म्स है हैबिटेट एंड नीच. सी, हैबिटेट मीन्स वॉट, जिस प्लेस में ऑर्गेनिज्म रहता है इट्स कॉल्ड एज इट्स हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग ऑन लैंड, तो ये टेरेस्ट्रियल क्या हुआ, अपना हैबिटेट हुआ. जो फॉर एग्जांपल फिश पानी में रहता है तो एक्वाटिक जो भी रहेगा उसका एरिया, पॉन्ड या सी, तो वो क्या हुआ, इसका हैबिटेट हुआ. सी, हैबिटेट इज़ अ प्लेस or the state of environmental condition around the organism to which it must adapt to survive and prosper. And the term niche is used to denote the functional role played by an organism in its environment. समझ में आया. एंड व्हाट इज़ द नीच, नीच स्पेलिंग देखिए इसका NICHE, नीचे. तो नीच मीन्स वॉट, उस ऑर्गेनिज्म का उस एनवायरनमेंट में क्या रोल है, इट इज़ कॉल्ड एज नीच. समझ में आया. और एग्जांपल मैंने बताया, फिश अगर वाटर में रह रहा है तो एक्वाटिक उसका क्या हुआ, हैबिटेट हुआ. और उस फिश का उस एक्वाटिक हैबिटेट में क्या रोल है, तो वो क्या हुआ, नीच. हैबिटेट एंड नीच कैन बी समराइज्ड एज, सी यहाँ पर देखिए, हैबिटेट इज एन एरिया वेयर अ स्पीसीज लिव्स एंड इंटरेक्ट विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर्स. And the niche is a concept of how an organism live or survive in the environmental condition. मीन्स उसका रोल क्या है. रोल मीन्स समझ में आया आपको. फॉर एग्जांपल अगर प्लांट है तो प्लांट का रोल क्या हुआ एनवायरनमेंट में, दोज आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. समझ में आया. फिश है तो फिश का रोल क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, बिकॉज दोज आर डिपेंडेंट ऑन अनदर स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल जो भी फिश रहेंगे वाटर में उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है. देन हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीच डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स. देन थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर बायोटिक फैक्टर्स. देन फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू इकोसिस्टम. Habitat supports numerous species at a time and niche supports a single species at a time. Habitat is a physical place, niche is an activity performed by an organism. Habitat is not species specific, niche is the species specific. समझ में आया. उसका हैबिटेट मीन्स जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मीन्स उसके रहने की जगह, इट्स कॉल्ड एज हैबिटेट. एंड नीच मीन्स वॉट, उसका उस एनवायरनमेंट में और हैबिटेट में जो भी रोल है वो कैसे इंटरैक्ट करता है विथ एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड एज नीच. तो इट इज़ द डिफरेंस गिवन हियर हैबिटेट एंड इन बिटवीन हैबिटेट एंड नीच. यहाँ पर देखो अगेन फिर से डेफिनेशन है हैबिटेट का. प्लेस और एरिया वेयर अ पर्टिकुलर स्पीशीज लिव्स इज इट्स हैबिटेट. और उसके लिए फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. सी, फैक्टर्स लाइक सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एनुअल टेम्परेचर, टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट एंड अदर अबायोटिक फैक्टर्स affect the presence of organism. These factors help in determining the presence of the particular type of species in the environment. Pond, river, ocean, etc. are the example of habitat, as many organisms are found in the same place or habitat. These habitats can be arboreal. अर्बोरियल मीन्स जो प्लांट्स पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल मंकी अर्बोरियल में आता है. टेरेस्ट्रियल, एरियल उड़ने वाले, एक्वाटिक पानी में रहने वाले. द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, समटाइम ऑल्सो रेफर्ड एज माइक्रो हैबिटेट. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू रिमेंबर व्हेन वर्किंग विद सेडेंटरी और वीकली मोटाइल ऑर्गेनिज्म. तो ये इन शॉर्ट क्या दिया है, हैबिटेट मीन्स उसके रहने का जो भी जगह है उसके बारे में डेफिनेशन दिया है. देन डेफिनेशन ऑफ नीश. The term niche was first time used by J. Grinnell. The term ecological niche is still not well understood and it's sometimes even misused. तो definition of niche क्या है? Niche is described as a position of a species in the environment, like what they do for their survival, how they fulfill their needs of shelter, food, etc.
तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नीच फाउंड. 3 टाइप्स हैं नीच के. फर्स्ट देखो स्पेशियल और हैबिटेट नीच, देन ट्रॉफिक नीच, एंड थर्ड वन इज मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच. तो फर्स्ट सी स्पेशियल और हैबिटेट नीच. इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस एक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म. जो भी फिजिकल स्पेस एक्यूपाइड करता है ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड एज स्पेशियल नीच. देन ट्रॉपिक, it is on the basis of trophic level of organism in a food chain. सबको पता है फूड चेन, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप से प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर प्लांट का रोल क्या है, ट्रॉपिक रोल प्रोड्यूसर का. मैमल्स का क्या, हम लोग जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोगों का क्या है, कंज्यूमर्स हैं हम लोग. तो कंज्यूमर, इट इज़ द रोल इन द अवर ट्रॉफिक लेवल. Then third one is multi-dimensional or hypervolume niche. It considers number of environmental factors, that is biotic as well as abiotic. The resulting space will be hypervolume, not something that can be perceived by the human mind. This space is called as hypervolume niche. Alternatively, it is a position of an organism in the environmental gradient. पूरे एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में उस स्पीशीज़ की क्या, ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है, इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच. मीन्स उसका बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच. फॉर एग्जांपल मैंने आपको फ़िश का एग्जांपल दिया है. फ़िश का बाकी जो वाटर में और भी स्पीशीज़ रहेंगे फ़िश के, तो उनके साथ अलग डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ, एंड जो भी अबायोटिक फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल लाइट, देन वाटर, उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल नीच. फॉर एवरी स्पीशीज़ देयर इज़ अ फंडामेंटल नीच एंड अ रियलाइज्ड नीच. फंडामेंटल नीच इज़ द नीच in the absence of all competitors. This is highly improbable in nature. Hence, realized niche is more realistic approach in the presence of competition for the resources available in the habitat. Each and every species का fundamental and realized niche रहता है. Fundamental rich means what? In absence of all competitors. वो जो भी रोल रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल नीच. एंड रियलाइज्ड नीच मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स. जो भी रोल रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज रियलाइज्ड नीच. ईच हैबिटेट टाइप इज रेगुलेटेड बाय नंबर ऑफ बायोटिक और फिजिको केमिकल फैक्टर्स. Key abiotic factors that influence any habitat are ambient temperature, availability of water, light and type of soil. तो जिस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उसको अफेक्ट करने वाले और जो फैक्टर्स रहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स. तो वो कौन से हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड टाइप ऑफ सॉइल. So let's we see first temperature. These are the abiotic factors which are present in the habitat of an organism. Means ये जो abiotic factors कैसे affect करते हैं और कैसे interact होते हैं with the living organism, वो दिया है. Temperature, see the physiological function and geographical distribution of organism is governed by temperature. Temperature affect the kinetics of enzymes, basal metabolic rate and other physiological actions in organism. ये टेम्परेचर का इनसाइड, बॉडी के इनसाइड में क्या क्या इफेक्ट रहता है वो दिया है. तो क्या है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी ये डिटरमाइन करता है. देन बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का रहता है, एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म. एवरेज टेम्परेचर ऑन land varies from sub-zero level in polar areas and high altitudes upward up to the 50 degrees Celsius in tropical desert in summer. Temperature also varies seasonally. It decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to the mountain tops.
देर आर सम यूनिक हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, टेम्परेचर कितना रहता है 82,000 डिग्री सेल्सियस, एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर यूजुअली 400 डिग्री सेल्सियस. Then euthermal, a few organisms which can tolerate wide range of temperature are called as euthermal organisms. समझ में आया. Then stenothermal, many organisms which can tolerate narrow temperatures are called stenothermal organism. Euthermal means what? Wide range ऑफ टेम्परेचर वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते. मीन्स एकदम ठंडी से एकदम ज़्यादा हॉट जो टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते. एंड स्टेनोथर्मल मीन्स वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते या टॉलरेट कर सकते. दोज आर कॉल्ड एज स्टेनोथर्मल एनिमल्स. तो ये था टेम्परेचर कैसे इंटरेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म के साथ. देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट वाटर. The productivity and distribution of plants are heavily dependent on water. So, अगर plants ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये सब जो भी लेवल है वो सब ब्रेक डाउन होंगे. तो प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. उनका रोल क्या है इकोलॉजी में, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. See, for aquatic organism, chemical composition, pH, salinity of water are important. The dissolved salt concentration, measured as a salinity in parts per thousand, is less than 5 ppt in fresh water of streams, lakes, and rivers, and 30 to 35 ppt precipitation in the seas and ocean. डिज़ोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है वो देखिए यहाँ पर, फ्रेश वाटर का एंड रिवर्स का. इट मे गो अप टू द 100 प्रेसिपिटेट इन सम हाइपर सलाइन लेगून्स. मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मेटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस. तो यहाँ पर भी देखें, यूरी हेलाइन, दैट इज़ द ऑर्गेनिजम्स which can tolerate wide range of salinity. Salinity means salt concentration, are called as euryhaline organism. And stenohaline means जो narrow range of salinity tolerate कर सकते, those are called as stenohaline organisms. Then next is light. Light is important abiotic factor because the autotrophs prepare its food by photosynthesis. तो सबको पता है, with the in the presence of sunlight, plants can prepare their own food with the help of chlorophyll pigment and in presence of water also. तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, सायोफाइट्स, small herbaceous plants and some shrubs live under the canopy forest trees are adapted to photosynthesis under very low light intensities. These are called as सियोफाइट्स. समझ में आया. जहाँ बड़े बड़े फॉरेस्ट रहते हैं तो वहाँ पर जो भी लॉन्ग ट्रीज, टॉल ट्रीज रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वो स्मॉल प्लांट्स रहते हैं उनके नीचे, उनको लाइट बहुत कम अवेलेबल रहती है, तो उतने से लाइट में भी वो अपना फूड प्रिपेयर कर दें. तो उस टाइप ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं, सियोफाइट्स. फॉर एनिमल्स टू, diurnal and seasonal variation in light intensity and duration are clues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. तो एनिमल्स को भी लाइट अलग अलग वे से इफ़ेक्ट करता है. देन नेक्स्ट इज सॉइल. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, देन वेदरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा. सॉइल का जो भी प्रॉपर्टीज़ रहता है वो क्लाइमेट कैसे उसके ऊपर, एंड विदरिंग मीन्स जो भी रॉक बड़े बड़े रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उनका विदरिंग होता है, मीन्स उनसे सॉइल फॉर्म होता है, उनके ऊपर डिपेंड रहता है. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, pH, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. ये तो सबको पता ही है, जो भी प्लांट रहता है वो किस टाइप का सॉइल है, ऑन दैट बेसिस
प्लांट्स ग्रो होते हैं. देन रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर. तो अबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्सेस क्या है देखिए. द अबायोटिक फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ हैबिटेट शो diurnal and seasonal variation. The plants and animals must adapt to these changes in order to survive and flourish in the habitat for which there are following possibilities. तो उनका जो भी रिस्पॉन्स रहता है अबायोटिक फैक्टर का ऑर्गेनिजम्स का, वो किस टाइप का रहता है. देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है. फर्स्ट इज अ रेगुलेट. Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological and behavioral changes which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals are capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation. समझ में आया. मीन्स अबायोटिक फैक्टर के साथ वो रेगुलेट होते हैं. उसके लिए क्या है, मैमल्स जो है, मीन्स इन एग्जाम्पल ह्यूमन्स आर ऑल्सो, मैमल्स एंड बर्ड्स आर होम्योथर्मिक एनिमल्स. मीन्स अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कांस्टेंट रहता है. तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो वो क्या हुआ, कांस्टेंट. बर्ड्स एंड एनिमल्स में, बर्ड्स एंड मैमल्स ही ये होम्योथर्मिक रहते हैं. और बाकी के जो है रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, वो सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. मीन्स उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है. अगर एनवायरनमेंट मीन्स बाहर समर सीज़न है, हॉट टेम्परेचर है, तो उनकी बॉडी भी क्या रहेगी, हाई टेम्परेचर शो करेगी. अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो उनकी बॉडी भी लो टेम्परेचर शो करेगी. बट इन बर्ड्स एंड मैमल्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. तो वो क्या है, रेगुलेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स. देन नेक्स्ट देखिए क्या है, कन्फर्म. मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. Some species have evolved the ability to regulate within a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. If the stressful environment is localized or only for a short period of time, the organism may migrate or suspend its activity. समझ में आया. कोई कोई एनिमल्स में नहीं रहता रेगुलेशन, तो वो क्या करते हैं, वो एरिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको माइग्रेट होते हैं वो उस जगह से. देन थर्ड वन इज अ माइग्रेट. सी, migrate, the organism can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over. ऊपर वाला जो देखा conform, see, conform means what? See, conformer means what? conform का मराठी में मीनिंग है जो जुळवून घेणे. मीन्स त्या एन्व्हायरमेंट बरोबर आपण काय घेतो, जुळवून घेतो. मीन्स उसके साथ क्या कर लेते हैं, अच्छे से यूज टू हो जाते उस एनवायरनमेंट को. तो कन्फॉर्मर उसको कहते हैं. एंड माइग्रेशन मीन्स व्हाट, माइग्रेट होते मीन्स फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम उस हैबिटेट को छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, और फिर से वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस आते हैं. स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट वो कम हो जाता है उस एरिया का, तो फिर से उसी एरिया में रिटर्न आते हैं. मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स, आपने देखा रहेगा और सुना भी रहेगा, बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट होते हैं सीजनली. ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस टू मूव हॉस्पिटेबल एरियाज. हॉस्पिटेबल एरियाज मीन्स उनके लिए जो सुटेबल एरिया है वहाँ पर वो माइग्रेट होते हैं. फोर्थ वन इज सस्पेंशन. See, organisms that cannot migrate suspend their metabolic functions during stressful period. It is called as suspension. Example, hibernation, estivation, diapause, dormancy of seed, etc. Example किसका है, फ्रॉग. आपने सुना रहेगा, जब भी रेनी सीज़न आता है तो ही फ्रॉग लैंड के ऊपर आता है, अदरवाइज़ वो
सॉइल में बरीड पोजीशन में बहुत महीने रह सकते, तो वो क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं अपने जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, वो पूरे सस्पेंड होते हैं. Hibernation is a process by which the animals avoid the stress and become inactive during the winter. Example polar bear, the polar bears भी inactive रहते हैं. Frogs, lizards. Estivation is a process by which the animals avoid the stress and summer related problems and become inactive during the summer. Example snail and fish. Then diapause is a stage of suspended development seen in many zooplanktons to avoid unfavorable conditions. समझ में आया. तो ये क्या है, सस्पेंशन के अलग अलग टाइप्स है. फर्स्ट क्या है, हिबरनेशन, देन एस्टिवेशन एंड थर्ड वन इज डायपॉज. वो अपनी एक्टिविटी सस्पेंड करते हैं. देन नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है, अडेप्टेशन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. अडेप्टेशन, अडेप्ट होते हैं मीन्स क्या होते हैं, हम लोग उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं फॉर आवर सर्वाइवल. इट इज़ कॉल्ड एज अडेप्टेशन. एंड फॉर दैट सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म में फिजिकल चेंजेस होते हैं फॉर दैट सर्वाइवल. सी, अडेप्टेशन इज एनी चेंजेस of the organism, that is morphological, physiological and behavioral, that enables to survive and reproduce in its habitat. समझ में आया. ऑर्गेनिज्म अपने खुद में क्या कर लेता है, कोई भी एनिमल या प्लांट भी अपने बॉडी में चेंजेस करता है, और फिजियोलॉजिकल हो या बिहेवियरल हो या मॉर्फोलॉजिकल, फॉर इट्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए. एग्जाम्पल दिया है, डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस, sunken stomata, leaves modified into spinach in Opuntia. Then CAM, pathway of photosynthesis as stomata remain closed during the day. ये क्या है, डेजर्ट प्लांट्स के अडॅप्टेशन से. जो भी डेझर्ट मीन्स रेगिस्तान, वाळवंटात ज्या वनस्पती वाढतात त्यांचे हे ॲडॅप्टेशन्स दिलेले आहेत. आपने देखा रहेगा ओपनशिया कैक्टस जो रहते हैं वो कैसे रहते, तो ये पूरा कैक्टस का ही दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन. थिक क्यूटिकल रहता है, लीफ प्रॉपर थिन लीफ नहीं रहते, फ्लेशी लीव्स रहते हैं, संकन स्टोमेटा रहता है, और वो स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर क्लोज रहता है, तो उनके प्लांट बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो ड्यूरिंग राइट टाइम होता है, और उसको ही कैम, दैट इज़ क्रैशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं. कैम, दैट इज़ क्रैशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. और लीव्स जो रहते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू स्पाइनसेज. ओपनशिया आपने देखा रहेगा. देन एक्वाटिक प्लांट्स देखिए, उनमें क्या होते हैं एडेप्टेशन, हैव इवॉल्व्ड एरेनकैमा फॉर बॉयंसी एंड फ्लोटिंग. लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग. जो भी प्लांट एक्वाटिक मीन्स पानी में जो ग्रो होते हैं, उनके लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहता है, तो वो उसको रॉट नहीं होने देता पानी में. और एरेनकैमा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इन बिटवीन द स्टेम एंड लीफ, तो उसके वजह से बायंसी मिलती है, मीन्स वो फ्लोट होते हैं पानी के ऊपर. आपने लोटस देखा रहेगा, उसके लीव्स कैसे फ्लोट होते हैं. देन डेजर्ट एनिमल्स क्या क्या है देखो, डेजर्ट एनिमल्स के एडेप्टेशंस. कैंगारू रैट लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नेवर ड्रिंक वाटर. वो डेजर्ट में जो रहते हैं वो पानी कभी नहीं पीते. द वाटर रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. It is also able to concentrate its urine so that the minimal volume of water is lost during excretion. उनका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें भी मिनिमम वाटर लॉस होता है, और वाटर की ज़रूरत बॉडी की वो इंटरनली जो भी फैट ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो भी वाटर फॉर्म होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, उससे वो फुलफिल होती हैं. देन एलेंस रूल, एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स are generally have shorter snout, ear, tail and limbs, so to minimize the body heat loss. In polar seals, a thick layer of fat below the skin acts as a insulator.
Then desert lizard keep their body temperature constant by behavioral adaptation. They bask in the sun and absorb the heat when their body temperature decreases below the comfort zone. Burrowing habitat also helps to protect desert animal from high temperature. तो ये क्या है, सारे एडेप्टेशन से मीन्स उस क्लाइमेटिक कंडीशन में, उस हैबिटेट में ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए उनको ये एडेप्टेशंस होते हैं एनिमल बॉडी में. समझ में आया. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन. सी इट विल बी सीन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट प्लीज़ गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक. इट इज़ वेरी इजी चैप्टर. आप अगर एक बार भी ये रीड करोगे तो इजीली इसके आंसर्स आपको आएंगे लिखने के लिए एग्ज़ाम में. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. थैंक यू.